हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है Realme का GT मास्टर मोबाइल फ़ोन। ये इसका मॉडल है GT मास्टर Realme, और ये एक फ्लैगशिप मॉडल है। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है। हालांकि पहले से थोड़ा बहुत फ़ोन रिपेयर्ड है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के जो फ्लैगशिप मॉडल आते हैं इनके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पावर आईसियाँ होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी 5G मॉडल आता है आपके पास जिसमें एक दो तीन पावर आईसीज लगी हों, तो उसका बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ोन है इसके अंदर PM 7325 लगी है मेन पावर, और एक PM लगी है PM 7350C, और एक लगी है PM 8350BHS। तो ये तीन पावर आईसीज इसमें यूज़ हो रही है। तो इस पूरे वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इस टाइप के अगर तीन तीन पावर आईसीज हों तो हम इसको कैसे क्लासिफाइड करें, क्या कौन सी आईसी क्या काम करती है, और किस आईसी के ख़राब होने से क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई भी डेट फ़ोन आता है तो हमारा पहला स्टेप ये होने वाला है कि इन फ़ोनों के अंदर डबल सेल की बैटरी लगती है। तो इन फ़ोनों का जो डीसी पावर सप्लाई की जो केबल होती है, इसमें इसकी कनेक्टर्स नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, इसीलिए इनसे प्रॉपर चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसको हम आई चार्जर पे कनेक्ट करके देखते हैं कि आई चार्जर से कितना एम्पियर का कंजप्शन लेता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सील्ड यहाँ पे निकली हुई है। तो मैं फिर भी आई चार्जर पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा कितना एम्पियर का कंजप्शन है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1 एम्पियर कंजप्शन लेता है, और फिर देखिए 0 हो गया। फिर से मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने चार्जर पे लगाया ये, तो 0.1 एम्पियर लिया और फिर से 0 हो गया। यही फॉल्ट है इसका, ठीक है। और मैंने इसको डीसी पावर पे भी लगाया था, लेकिन इसका कोई भी यहाँ पे कनेक्टर नहीं है। तो मैंने इसके प्लस और माइनस पे जब सप्लाई दी तो यहाँ पे ऑटो एम्पियर नहीं लिया। तो इससे मुझे ये पता चला कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। तो इस फ़ोन को अभी तक हमने जो डायग्नोस किया, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, और आई चार्जर पे 0.1 मिली एम्पियर का कंजप्शन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोसिस करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस फ़ोन को रिपेयर करने के पहले एक बार मैं बोर्ड की डिटेल आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बोर्ड की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ कि बोर्ड में क्या काम हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले आप देखिए इस बोर्ड को। सबसे पहले मैं पीछे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वालकॉम का SM सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है, 7325 का प्रोसेसर लगा हुआ है। ये इसकी UFS है, और ये कुछ मॉसफेट्स लगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक देखिए एक आईसी लगी है SMB 1399। ये फास्ट चार्जिंग आईसी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके पास ये चार कैपेसिटर इधर है और चार कैपेसिटर इधर है। तो ये फास्ट चार्जिंग आईसी है जिसको कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट बोलते हैं हम। यहाँ पे अगर आप ऐसे करके देखें तो ये पहली पावर है। आप देख सकते हैं ये आईसी जो आप देख रहे हो ना, ये पहली पावर है। और आजकल आप जितने भी 5G के फ्लैगशिप मॉडल देखोगे उसके अंदर एक आईसी यूज़ हो रही है PM 8350BHS। ये जो आईसी है ना, आप इसको चार्जिंग आईसी भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि जिसने भी सील्ड निकाला है, देखिए इस टाइप से डैमेजेस हुए हैं जो कि कभी कभी बहुत दिक्कत करते हैं। तो सील्ड आप थोड़ा ख्याल करें निकालने का। तो ये जो आईसी मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा पोको X3 Pro में भी एक आईसी आती थी, PM 8150B सीरीज़ की आईसी आती थी। उसी तरीके से आजकल के एडवांस फ़ोन्स में आ रही है लेटेस्ट आईसी है PM 8350BHS। ये आईसी आपको जहाँ भी दिख जाए ना, तो ये चार्जिंग सेक्शन इसी के अंदर है। मतलब प्राइमरी चार्जिंग आईसी यही है। BPH यहाँ पे ये बनाएगी। अब ये देखिए, ये है सेकंड पावर आईसी। इसके ऊपर लिखा है PM 7350C। ये जो आईसी है ये 5G फ़ोनों में आजकल देखने को मिल रही है। ये जो आईसी है, सबसे पहले तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, आप सभी को पता है। लेकिन इसकी कुछ खास बातें मैं बताता हूँ। ये जो आईसी है सबसे पहले BOB वोल्टेज बनाती है 3.7 वोल्ट।
जो हमारे पूरे एलडीओ सर्किट को कंट्रोल करता है और दोनों पावर आईसी की एलडीओ वोल्टेजेस को भी ऑन करता है। तो इसके अंदर बीओबी बनती है, बीओबी की कॉइल ये वाली है और यहाँ पे बीओबी वोल्टेज बनती है लगभग 3.7। अगर ये वोल्टेज ना बने तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, लो बूटिंग पे चला जाएगा। इसके अलावा कुछ और बक कॉइल्स आपको देखने में मिल रही होगी, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। इस सी वाली आईसी के अंदर एक नई वोल्टेज बन रही है जो है 2.2 वोल्ट। इससे पहले की जो आईसीज होती थी उसमें ये वोल्टेजेस नहीं बनती थी। इस वोल्टेज को हम आरएफए वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ये ब्लूटूथ वाईफाई के लिए रिक्वायर होती है 2.2 वोल्ट, जो एक नई वोल्टेजेस है जो ये आईसी प्रोड्यूस करती है बक कॉइल से। इसके अलावा ये जो आईसी है ये CX और EMX की 0.6 से 1.2 वोल्टेज बनाती है, जो सीपीयू की रिक्वायर वोल्टेजेस है। इसके अलावा ये आईसी मॉडेम की भी वोल्टेज बनाती है और GFX की भी वोल्टेज बनाती है। सब 0.6 से 1.2 के बीच में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आईसी होती है, इसके ख़राब होने से भी सेट डेड हो सकता है। बाकी कुछ एलडीओ वोल्टेजेस भी बनाती है। तो अभी हम इसको डायग्नोसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये आईसी प्रॉपर काम करती है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। इसके बाद हम तीसरी पावर आईसी की बात करते हैं। ये तीसरी पावर आईसी है, इसका नंबर आप देख सकते हैं PM7325 है। ये जो आईसी है इसके पास लगभग आप देख सकते हैं 8 कॉइल्स लगी है, बक कॉइल्स। ये आईसी जो है इसको आप प्राइमरी पावर भी बोल सकते हैं। ये जो आईसी है बेसिकली ये 1.8 का एक बक वोल्टेज बनाती है और ये वोल्टेज स्पेशली एलडीओ सेक्शन के अंदर भी जाता है और भी अदर सेक्शंस को ऑपरेट करता है। इसके अलावा रैम की जो 0.6 है वो यही बनाती है और एपीसी की जितनी वोल्टेजेस होती है 0.5 से 1.2 ये यही बनाती है और भी बक वोल्टेजेस बनाती है। तो और एलडीओ कुछ वोल्टेज भी बनाती है। तो ये भी आईसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस फ़ोन में, ठीक है। और इसके ख़राब होने से भी सेट डेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कोई डेड फ़ोन आता है तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस करें। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बोर्ड को पैनल में फिट करना है। जैसे देखिए मैंने बोर्ड को यहाँ पे पैनल में फिट कर लिया है, ये देखिए। और पैनल में फिट करके हमें यहाँ पे बस कनेक्टर्स को, मतलब चार्जिंग कनेक्टर को आपको ऐड कर लेना है। बैटरी ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो किसी भी फ़ोन में हम शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं, लेकिन जहाँ तक इस फ़ोन में शॉर्टिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर की रीडिंग ले लें। तो एक साइड से रीडिंग 300 प्लस आनी चाहिए, तो 460 आ रही है। और जब प्रोब को चेंज करेंगे तो इसकी जो रीडिंग होती है वो लगभग 1000 प्लस आती है, तो 1.781 आ रही है और या फिर नहीं आनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि बीवेट लाइन शॉर्ट नहीं है। लेकिन इसको तो मैंने पहले ही डीसी से चेक कर लिया है, ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, तो बीवेट या बीपीएस शॉर्ट होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। दूसरी रीडिंग लेनी होती है जो हमारा ये जो पावर है ना, तो जो पीछे मैंने आपको एक आईसी दिखाया था BHS वाली, ठीक है, वो जो आईसी होती है वो बीपीएच बनाती है। तो पीछे चेक ना करके आप इसी आईसी के आसपास भी चेक कर सकते हो कि बीपीएच बन रही है कि नहीं। तो बीपीएच चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक ये चार्जर लगाइए। आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने चार्जर लगा दिया है। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी बीपीएच स्टेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं DC 20 पे करता हूँ और बीपीएच एक बार चेक करता हूँ। तो देखिए एक पिन ग्राउंड लगाया मैंने और बीपीएच आप देखते हैं, ये जो कैपेसिटर्स देख रहे हैं ना, इस पर भी बीपीएच आती है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि चार्जिंग आईसी पे जाना पड़े। तो देखते हैं बीपीएच बनती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2.9 की बीपीएच बन रही है और ये बीपीएच स्टेबल भी है, इसका मतलब इज़ ओके। इसके बाद अगर बीपीएच बन जाती है तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए, एक बार ना बक वोल्टेजेस को आप चेक करो। ये जैसे ये जो पावर आईसी आप देख रहे हो ना, तो इसकी कुछ बक कॉइल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो एक बार हम मल्टीमीटर के एक पिन को ग्राउंड लगा के एक बक वोल्टेजेस एक बार मेज़र करते हैं, एक आइडिया लगेगा, क्योंकि बक में फ्लक्चुएसन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम बक वोल्टेज को चेक करके देखते हैं। तो देखिए मैं एक एक करके बक इसकी चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले ये बक चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0.9 के आसपास बन रही है, ठीक है। दूसरी बक चेक करते हैं तो यहाँ पे 1.2, ये भी ठीक है, ठीक है। और तीसरी वोल्टेज हम चेक करते हैं 0.8, ठीक है। और चौथी वोल्टेज एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं है
और यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए 0.8 है। तो ठीक है, लगभग तो वोल्टेज बन ही रही है। और एक बात आप ये देखिए, यहाँ पे भी 2.0 बन रही है, हाई एलडीओ, ये भी ठीक है। तो देखने से लगता है कि जो पहली पावर है ये अपनी बक बना रही है। देखिए, अगर कभी भी कुछ बक ना बने तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो पहली पावर होती है इसके अंदर कुछ एपीसी की कॉइल्स होती है, 2-3 कॉइल आपस में अटैच होती है, तो एपीसी की वोल्टेजेस चार्जर लगाते ही नहीं बनती है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1-2 दिन कॉइल पे वोल्टेजेस नहीं बन रही है तो आप ये मान के चलेंगे कि वो एपीसी है और वो सेट ट्रिगर होने के बाद बनती है, इसीलिए उसका कोई इशू नहीं है। बाकी और बक तो बनी रही है। अब दूसरी आईसी पे जाते हैं, ये दूसरी आईसी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेट ट्रिगर होने के बाद पहली वोल्टेज बनती है, जो बनती है ये बीओबी वोल्टेज बनाती है। तो इस कॉइल के आसपास जो कैपेसिटर है यहाँ पे 3.7 के आसपास बीओबी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.4 बीओबी बन रही है, मतलब बीओबी पहली वोल्टेज यही जनरेट होती है, ये भी बन रही है। और कुछ बग भी अपन चेक कर लेते हैं कि कुछ बग बन रही है कि नहीं, एक आइडिया आप ले सकते हो। तो यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि मॉडेम भी बनती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बग पे वोल्टेज बनेगी, ठीक है। तो चार्जर निकाल के एक बार फिर से लगा के देख लेना चाहिए, नहीं तो कई बार हम जब चेक करते हैं ना तो कोई वोल्टेज अगर कहीं शॉर्ट हुई तो पूरी रीसेट हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना आप, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है। देखो 1.1 बन रही है, ठीक है, और काफ़ी ध्यान से आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट भी हो जाता है कई बार। देखिए यहाँ पे 0.8 ये भी ठीक है, और बीओबी तो बन ही गया था जो मैंने आपको चेक कराया था, ये भी बन ही रहा है। और बाकी यहाँ पे 1-2 वोल्टेजेस एक बार ले लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी केयरफुली आपको चेक करना है। तो यहाँ पे भी बक, जैसे देखो ये वाली आईसी जो बीओबी बनाई रही है, और 0.6 से 1.2 जैसे कुछ CX और MX और GFX वाली वोल्टेज बन रही है। बाकी मॉडेम की वोल्टेज नहीं बनती है, आपको भी पता है, मॉडेम की वोल्टेज सिम लगाने के बाद बनती है। तो इस आईसी में भी अगर 1-2 वोल्टेज नहीं बनती है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखने से लगता है कि दोनों आईसी बक बना रही है और स्टेबल बक है, ऐसा नहीं है कि बक अप डाउन हो रही है। अब दूसरा काम ये करो कि देखो इस फ़ोन का तो अपने पास सर्किट है नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाले जो टीपी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इन टीपी में ये वाला जो टीपी है ना, ईडीएल का टीपी है, बराबर। तो अपन को एक काम ये करना है कि एक बार ना ईडीएल के 1.8 चेक करते हैं। देखो यहाँ तो नहीं आया, सीपीयू वाला लाइन हो सकता है। यहाँ पे ये देखो ईडीएल का भी 1.8 आ रहा है। तो ईडीएल का 1.8 आने से हमको ये पता चलता है कि लगभग 70% बूट सीक्वेंस हमारा ठीक है, क्योंकि ईडीएल पे स्टेबल वोल्टेज बनने का मतलब होता है कि पूरी बग बनती है, उसके बाद ही ईडीएल की वोल्टेज 1.8 बनती है। और ये ईडीएल वाली वोल्टेज हमारे फ़ोन के कई सारे डिपार्टमेंट में भी फ्लो करती है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनती देन वी विल गो फॉर शॉर्टिंग, और बग पे जाते, या फिर बक में फ्लक्चुएसन भी हो सकता है इसके शॉर्ट होने से। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखो, कभी अगर आपका पास कोई फ़ोन आए और उसके अंदर बक वोल्टेजेस बन रही हो, ईडीएल पे भी वोल्टेज बन रही हो, तो अगर इस फ़ोन का मेरे पास सर्किट होता तो फिर मैं इसकी यूएसबी की 3.3 चेक करता, यूएफएस की 1.8, 2.8 चेक करता, है ना, उसके बाद से क्लॉक्स की 1.8 चेक करता, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका बूट सीक्वेंस फॉलो करता। लेकिन अभी जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसका एक बार पोर्ट चेक कर लेना चाहिए इस फ़ोन का, क्योंकि आप किसी भी फ़ोन कोई भी रिपेयरिंग के लिए आता है ना, तो पहले या तो पोर्ट चेक कर लो या थोड़ी सी वोल्टेज मेज़र करने के बाद चेक कर लो। अगर ये फ़ोन पोर्ट बना लेता है बाय द वे, तो इससे ये कन्फर्म्ड हो जाएगा कि इसकी पावर सेक्शन पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है या तो सीपीयू से रिलेटेड है या ईएमएमसी यानी यूएफएस से रिलेटेड है। तो एक बार ना हम ना इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि पोर्ट बन गया तो फिर तो ये पावर आईसी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पोर्ट भी 2 टाइप का बनेगा, एक तो ऑटो पोर्ट बनेगा और एक बनेगा ईडीएल शॉर्ट करने के बाद। तो दोनों एक कंडीशन एक बार हम देख लेते हैं, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैंने एक तरफ ये खोल रखा है ये बोर्ड का ये ईडीएल वाला पॉइंट, और यहाँ पे मैं एक बार डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार कि फ़ोन को ना एक बार पीसी से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, पीसी से। और एक बार देखते हैं कि
इसका पोर्ट बन रहा है कि नहीं, एक बार पीसी से कनेक्ट करके, ठीक है। तो मैं आपको पीसी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं एक बार ना पीसी से ना विदाउट ईडीएल सॉर्ट किए कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैं ईडीएल सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, और इस फ़ोन को मैं ना पीसी से देखो ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ विदाउट ईडीएल सॉर्ट किए हुए। तो एक मिनट में केबल लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। ठीक है, केबल लग गई। अब देखो मैं इसको लगा रहा हूँ, तो देखो जैसे ही मैं केबल इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवाइस मैनेजर में कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब ये पोर्ट नहीं बना है। फिर से मैं इस केबल को निकालता हूँ, ठीक है। और अब मैं ईडीएल को शॉर्ट करता हूँ। देखिए मैंने ईडीएल को शॉर्ट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब मैं लगा रहा हूँ केबल। देखिए तो मैं ये केबल लगा दिया मैंने। तो ईडीएल शॉर्ट करने के बाद देखते हैं पोर्ट बनता है कि नहीं। ये देखिए, हाँ देखिए पोर्ट बन गया है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे देखिए क्वालकॉम का 9008 पोर्ट बन गया है। मतलब इस फ़ोन में अगर देखा जाए तो ईडीएल शॉर्ट करने के बाद पोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो मैं केबल को निकाल देता हूँ। देखिए, तो अगर किसी फ़ोन में ईडीएल शॉर्ट करने के बाद पोर्ट बन जाए तो दो कंडीशन होती है। ईडीएल शॉर्ट करने के बाद पोर्ट अगर बनता है तो ये कई बार प्रोग्रामिंग का भी इशू होता है, ठीक है। जैसे कई सारे फ़ोन हम अपडेट करते हैं, अपडेट करते करते बंद हो जाना, या किसी फ़ोन को जैसे हम गेम वेम खेलते रहते हैं उस समय ऑफ हो जाता है, मूवीज़ देखते रहते हैं बंद हो जाता है। तो कई बार वो जब अपने पास रिपेयरिंग के लिए आता है ना, तो आप एक बार ना डायरेक्ट पोर्ट ही चेक कर लो, ठीक है। पोर्ट दो टाइप से बनेगा, एक तो ऑटो पोर्ट बनेगा और एक बनेगा ईडीएल शॉर्ट करने के बाद। अगर किसी फ़ोन में ऑटो पोर्ट बनता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार आप फ़ोन का सीपीयू और यूएफएस दोनों रिवॉल्व करके देख सकते हो। ये ज़्यादातर फ्लैगशिप मॉडल्स में ये देखा गया है। इसके अलावा यूएफएस का भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये भी प्रोग्रामिंग का दिक्कत या फिर इनिशियल एरर्स आते हैं। लेकिन अगर ईडीएल शॉर्ट करने के बाद अगर पोर्ट बन रहा है तो ज़्यादातर फ़ोनों में आपको देखने को मिलेगा कि इससे हम टेक्नीशियन को ये समझ में आता है कि पोर्ट बनने का मतलब ये है कि उसकी पावर आईसी पे काम नहीं करना, ना पहली पावर पे काम करना, ना दूसरी पावर पे काम करना, ना तीसरी पावर पे काम करना, पावर को छूना भी मत। पोर्ट बनने का मतलब है कि हमारा पीएस होल्ड बन गया 1.8। ऐसी सिचुएशन में आपको या तो सीपीयू पे काम करना है या यूएफएस पे। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर ईडीएल से पोर्ट बन गया तो सबसे पहले आप सीपीयू रिवॉल्व करो, क्योंकि जितने भी फ्लैगशिप मॉडल्स हैं ये एक्चुअली में अपडेट के दौरान या फिर कोई भी जो हाई परफॉर्मेंस टास्क हम करते हैं उस समय अगर बंद होता है तो ज़्यादातर सीपीयू का फॉल्ट आता है। तो मेरा भी ये एक्सपीरियंस कहता है कि अपन ना इसका सबसे पहले ना सीपीयू एक बार रिवॉल्व करके देखते हैं और फिर आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सीपीयू रिवॉल्व करके देखते हैं और उसका देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम सीपीयू के ऊपर का ये जो हीट सिंक का जो लिक्विड होता है इसको हटा लेते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान में देने चीज़ ये है कि जब भी आप रियलमी के फ़ोन में या वीवो के फ़ोन में काम करें तो इसका जो ग्लू होता है, मतलब जो इसका जो पेस्टेड होती है ना इसी, तो इसका पेस्ट बहुत हार्ड होता है, तो प्रिंट निकलने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो काफ़ी केयरफुली काम करना है। तो इसके लिए अगर आप 2008 अगर क्विक की यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं जिसकी यूएफएस चिप है उसको मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर हीट लगने के चांसेस कम ज़्यादा होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसको एक बार कवर कर लो, सिंगल टेप लगाओ या डबल टेप से भी कवर कर सकते हो। और सीपीयू के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आईसी देख रहे हो ना, बी सीरीज़ की आईसी जो है, ये भी थोड़ा सा क्रुशल है, इस पर भी ज़्यादा हीट पड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती है। अब यहाँ पे मैं एक ब्लेड से ग्लू की कटिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ब्लैक पेस्टेड आईसी है। ग्लू कट करने के लिए मैं एसएमडी को मैंने रख रखा है 300 टेम्परेचर है और जो हीट है वो 10 का है, ताकि हीट अप ज़्यादा ना हो। हल्का हल्का में हीट दे के कट कर लेना है, क्योंकि आईसी पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड है, हार्ड है, तो थोड़ा सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है, नहीं तो कई बार लेयर नीचे से कट जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपको वन प्लस का सीपीयू या डबल लेयर वाले मदरबोर्ड या डबल लेकर जैसे फ़ोनों पे काम करना है और आपका प्रैक्टिकल काफ़ी वीक है, आप नहीं कर पा रहे हो,
तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब देखिए, मैं ब्लेड जो यूज़ कर रहा हूँ ये एक स्पेशल ब्लेड है जिससे कि हम CPU को निकालते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने क्विक 2008 यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैंने टेम्परेचर कर रखा है 330 और एयर 100 पे मैंने कर रखा है। और आपको मशीन रोकनी नहीं है और समय से पहले IC को निकालना नहीं है, नहीं तो काफ़ी सारे प्रिंट डैमेज होते हैं। आप SMD का जो नोज़ल है 10 mm का मैंने यूज़ किया है, 12 mm का सॉरी। और यहाँ पे मूव करते रहना है नोज़ल को ताकि कि पूरी IC चारों तरफ हीटअप हो। कई बार हम एक जगह SMD को रोक के रखते हैं तो नहीं हो पाता है, कई बार प्रिंट निकल जाते हैं। देखिए थोड़ी सी ब्लेड इन हो रही है तो मुझे लग चुका है कि IC निकलने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से मैं IC को हल्का सा पुश करूँगा और IC बाहर आ जाएगी। तो देख सकते हैं IC बहुत ईजिली निकल गई है। आप देखो जहाँ मैंने ब्लेड इंसर्ट किया है वहाँ पे कोई बॉल डैमेज नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे आप देख सकते हो बॉल निकली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये NC बॉल्स होती है, नॉट कनेक्टेड। इसका कोई इशू नहीं है निकलने का, लेकिन अगर आप IC को समय से पहले निकालेंगे तो मेन प्रिंट भी डैमेज हो सकता है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो इस तरीके से देखा आपने IC निकल चुकी है। तो ये जो ब्लेड हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी स्पेशल ब्लेड है, इससे IC को निकालना बहुत अच्छा आसान होता है। तो अब फ्लक्स यूज़ करते हैं हम, और एक बार पूरी बॉल को साफ़ करके देख लेते हैं कि कोई और प्रिंट तो डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो आयरन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है क्विक का T210 210 क्विक का, सॉरी OSS का है, क्विक का नहीं है, OSS का 210 आयरन है। काफ़ी स्मूथ चलता है। बाकी और भी मार्केट में काफ़ी सारे आयरन है, आप ख़रीद सकते हो मार्केट से। तो इस तरीके से IC की बॉल्स को हम पूरा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर इस टाइप की आपको ट्रेनिंग लेनी है इस टाइप के CPU पे, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आप जो गलतियाँ करते हो, जहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि IC लगाने के बाद सेट ऑन नहीं होता है, या IC निकालने के बाद प्रिंट डैमेज हो जाता है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ आप मिस्टेक्स करते हो हम उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपका हैंड स्किल काफ़ी अच्छा करने की। तो देखिए मेरे पास ये एक ब्लेड है किनली की 007, और इस ब्लेड से मैं पूरे ग्लू को कट करके बाहर कर रहा हूँ। ब्लैक पेस्टेड IC है, तो एकदम सॉफ्ट हैंड से पूरे ग्लू को कट करके हमने बाहर कर लिया। ठीक है। ये अब फ्लक्स लगा के एक बार रिसोल्ड करेंगे तो पूरा जो है पैड क्लीन हो जाने चाहिए। तो देखिए हम एक बार रिसोल्ड कर लेते हैं पूरे पैड्स को। इसके अलावा आपको 4G फ़ोन्स के, 5G फ़ोन्स के, जैसे टच सेक्शन हुआ, लाइट सेक्शन हुआ, एमोलेड LCD का लाइट ग्राफिक सेक्शन हुआ, या फिर नेटवर्क सेक्शन 5G का, या डेड सेट को अगर रिपेयर करना हो, और अगर आपको सर्किट की डीप नॉलेज लेना हो तब भी आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो नए बैच है वो 3 मई से है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सीट को बुक भी करा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी IC का सरफेस क्लीन हो चुका है। अब मैंने हल्का सा कॉटन लिया है और थिनर में डिप करके और ये क्लीन कर रहा हूँ। आपको टूथ पेस्ट का जो ब्रश है वो यूज़ नहीं करना है, आप इस तरीके से मार्केट से कॉटन लाइए और उससे काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा काम होगा। बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन काम होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरे बोर्ड में फ्लक्स को क्लीन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखना है कि कहीं ग्लू रह तो नहीं गया। कई बार हम क्लीन करते ग्लू रह जाता है, और ऐसी सिचुएशन में IC लगाने के बाद IC सही से लगती नहीं है। अब ये IC का सरफेस है, तो यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, वो पूरा जो ब्लैक पेस्ट है इसको पूरा आपको क्लीन करना होगा। तो सबसे पहले हम आयरन से ही हल्का सा सोल्डर बाहर कर लेते हैं IC का, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अब टाइम आता है, ये स्पेशल एक ब्लेड है जिससे हम ग्लू निकालते हैं। तो ये ब्लेड बनानी पड़ती है, हैंडमेड ब्लेड है। तो आप देख सकते हैं एक ब्लेड आती है 004, उससे ही ये ब्लेड तैयार की जाती है। तो इस तरीके से पूरा ग्लू आप आराम से निकाल लीजिए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के। काफ़ी क्लीन ग्लू बाहर आ जाता है। देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हो पूरे ग्लू को बाहर। और ये देखिए काफ़ी हार्ड है, ये ग्लू बहुत हार्ड है। तो इस तरीके से ग्लू बाहर आ गया।
अब हम इसको एक बार आईसी को एक बार कम्प्लीटली क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद आईसी को एक बार रिवॉल्व कर देते हैं। जब भी आप आईसी को क्लीन करते हैं तो आयरन का टेम्परेचर 320 या 330 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या आपका आयरन अगर नया है तो 300 पे भी आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आईसी के सरफेस पे अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो कई बार नीचे की जो ग्रीन लेयर है वो निकल जाती है, ग्राउंड निकलने से फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आईसी भी हमारी क्लीन हो चुकी है और अब टाइम आता है आईसी की रिबॉलिंग का। रिबॉल्व करने के पहले अच्छी तरीके से आईसी को हम क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई भी ग्लू ना लगा हो। तो आईसी हमने क्लीन कर लिया। सेम हमारे पास स्टेंसिल नहीं है तो अब हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही सीपीयू को रिबॉल्व करने जा रहे हैं। जब भी आप रिबॉल्व करें तो जो बीजी पेस्ट होना चाहिए वो ड्राई होना ज़रूरी है। अगर लिक्विड होगा तो फिर आपको बॉल बनाने में काफ़ी सारी परेशानियाँ आएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने क्लीन कर लिया और एक बार कॉटन से जो एक्स्ट्रा जो बीजी पेस्ट है उसको हटा लेते हैं और एक बार हीट करते हैं तो आप देख सकते हैं आईसी की बॉल पूरी एकदम रेडी हो जाएगी। देखिए कभी भी हीट कॉर्नर से देना है, डायरेक्ट बीच में नहीं देना है। देख सकते हैं, देखिए देखिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बॉल बन चुकी है। हर बॉल को एक बार अच्छे से देखना होता है, कई बार बॉल बन जाती है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती है, तो एक बार ब्रश से क्लीन करके देख लेना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि आईसी बन चुकी है। तो इस तरीके से हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए आईसी एकदम प्रॉपर बराबर बॉल्स बन चुकी है। तो आईसी रिवॉल्व है और अब आईसी को हम चलते हैं इंस्टॉल करते हैं। तो देख सकते हैं एक बार हम हीट कर लेते हैं थोड़ा सा, बॉल कई बार ड्राई होती है ना और शेप में आ जाएगी पूरी बॉल्स। ये इस तरीके से अब टाइम है आईसी को इंस्टॉल करने का। ये सरफेस हमने ऑलरेडी क्लीन कर रखा है, ठीक है। तो फ्लक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, फ्लक्स हल्का यूज़ करना है, नहीं तो आईसी मूव कर जाती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्स मैंने लगा दिया है, लेकिन आपको इससे भी कम फ्लक्स यूज़ करना है। तो मैं फिंगर से एक बार इसको चारों तरफ मिला लेता हूँ, ताकि क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स रखेंगे तो आईसी कई बार मूव हो जाती है और पूरी बॉल ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। हाँ, फ्लक्स को चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई बॉल ड्राई ना रह जाए। तो इस तरीके से ये लग चुका है पूरा। अब हम आईसी को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आईसी को इंस्टॉल करने के लिए टेम्परेचर 330 इज़ इनफ और एयर 100 का ही रख सकते हैं, क्योंकि 2008 में एयर का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये इस तरीके से क्वालकॉम SM7325 का प्रोसेसर अब इंस्टॉल करने जा रहे हैं। डॉट मैच कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, और वही 12 mm का जो नोज़ल हम यूज़ कर रहे थे उसी से आईसी को आप प्रॉपर लगा सकते हैं। पहले अच्छे से हम इसको सेट कर लेते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। इस तरीके से अब असेंबली हम स्टार्ट कर रहे हैं। हीट मैंने फिर से बता देता हूँ, 330 है, 100 एयर है और मूव करते रहना है। जब आईसी लग जाएगी तो आईसी थोड़ी सी मूव कर जाती है। देखिए लग गई आईसी, देखिए मैं मूव करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस तरीके से मूव कर लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। अब इसके बाद ये लग गई आईसी। अब आईसी लगने के बाद बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, तुरंत बोर्ड को इंस्टॉल करके ऑन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस फ़ोन की सिचुएशन को देखते हुए हमने सीपीयू को रिवॉल्व किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये अभी हमने सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व किया है, ठीक है। अभी हमने इसकी जो यूएफएस है ये अभी हमने रिवॉल्व नहीं किया यूएफएस को, सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व किया है। तो अब हम एक बार फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि अभी फ़ोन की ये फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं। तो जब भी ये जो फ्लैगशिप मॉडल आते हैं, अगर ये फ़ोन अगर ईडीएल से पोर्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर आप इतना समझ लेना है कि इसकी पीएम पे काम नहीं करना है, इस पर डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी ये प्रॉब्लम यूएफएस का भी हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे लगा दिया है बोर्ड, मदरबोर्ड, और एक बार चार्जिंग लगा के देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि मेरे को थोड़ा 50-50 चांस लग रहा था,
क्योंकि इसका जो प्रोसेसर होता है थोड़ा सा पीछे हिट पड़ता है आईसी पे, पेस्टेड पे, तो थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रियलमी का फ़ोन कम्प्लीटली हमारा ऑन हो चुका है। और ये एक्चुअली में मेरा जो करंट बैच चल रहा है उसमें एक स्टूडेंट है जो यूपी का है, उसी का फ़ोन है रियलमी का। तो उसने अपने तरीके से सील वील उखाड़ा था, सब किया था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि डबल सेल वाली बैटरी है इसके अंदर। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल है, तो कुछ समझ में नहीं आता, 1 2 3 पावर आईसी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। लेकिन अभी अपन को ये देखना पड़ेगा, मैं आपको डीसी आई चार्जर पे भी दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 2.5 एम्पियर का कंजप्शन लगभग ले रहा है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये कम्प्लीटली हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है और इसकी जो टच है वो भी प्रॉपर काम कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस फ़ोन को एक बेसिक डायग्नोसिस करके और हमने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से सीपीयू को डिसाइड किया कि सीपीयू पे काम करना है, और आपके सामने ये फ़ोन ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी सीपीयू को हमने ड्रिल कर दिया या कहीं कोई चीज़ बाईपास कर दी है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब फ्लैगशिप मॉडल में वो सब नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि एक एक चीज़ को हमने डायग्नोसिस करके आपको बताने की कोशिश की कि सीपीयू तक पहुंचने के पहले किन किन चीज़ों को हमें एक बार चेक करना है। तो अगर आपको भी इस तरीके का सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर का बूट सीक्वेंस समझना है, कैसे आईसियाँ काम करती हैं और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सीपीयू पे ही काम करना है, क्योंकि ये फॉल्ट तो बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो गया, लेकिन अगर इसमें पावर आईसी से रिलेटेड फॉल्ट होता तो उसमें मैं आपको इसका बूट सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता। तो अगर आपको भी सर्किट की डीप नॉलेज लेनी है, 5G फ़ोन्स की रिपेयरिंग सीखनी है, 5G फ़ोन्स का नेटवर्क सेक्शन सीखना है, और वन प्लस और इस टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं सैमसंग के डबल डेकर पे आपको लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस करनी है, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन कोर्स है 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।